इसको सुपर पावर बनाया भी यहूदियों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आइंस्टाइन देखें कौन सा यहूदी था। हम क्या है, सोचना यह है हम क्या है। मैं उस 1 मिलियन लोगों ने जिन्होंने 2 बिलियन मुसलमानों को यरगमाल बना रखा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा अपने शहजादे, जिनकी 50-50 बच्चे हैं, जिनके महल, जिनके स्टोरियां, जिनके दुबई में बिल्डिंगें अरबों से ऊंची हैं, मैं उनको ब्लेम करूंगा। आप पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं, और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज लें यार, खुदा दा ना लो। तुसी आप सुबह उठते हो, दिहाड़ीवार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ीवार हैं, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। अपना गिरेबान पहले झांको कि खुद क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान किधर जा रहा है। मैं आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इजराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या, खुदा दा नाल हो यार, खुदा दा। आज आपसे अहम बात करनी है और वो ये बात करनी है कि जो एक एक तो ये जो मुस्लिम दुनिया जो है वो किस तरह की प्लानिंग कर रही है फलस्तीन के लिए, और दूसरा अमेरिका की क्या फॉरेन पॉलिसी है जो फलस्तीन के हवाले से, इसराइल लॉबी कितनी स्ट्रांग है, और यूएस पॉलिसी क्या है फलस्तीन और इसराइल की तरफ से। और ये जो मुसलमान है पिछले 52 साल से ओआईसी बनी हुई है, और 52 साल पहले भी इसी मकसद के लिए ओआईसी बनी थी, और उस वक्त भी ओआईसी ने कुछ नहीं किया, 52 साल बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस सारे इश्यू पे बात करनी है। सर सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंसेंसस रेजोल्यूशन जो फलस्तीन और इसराइल के ऊपर नहीं आने दे रही, इसकी क्या वजूहात हैं? मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक आप माजी को थोड़ा सा सामने आप ना रख लें, आप फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो इस सारे अलमियों को देखने से पहले आपको कश्मीर का रिसेंटली 10 सालों में आपको कश्मीर का मसला भी देखना पड़ेगा, आपको बर्मीज मुसलमानों के हालात भी देखने होंगे, उसके बाद अफगानिस्तान में मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, सीरिया में मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, और उसके बाद ये आखिरी अब ये अगला सीन फलस्तीन का शुरू हो चुका है। मुसलमान उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। 7 अरब ममालिक ने मोदी साहब को कश्मीर में कर्फ्यू के दौरान मिडिल ईस्ट में बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और उनको जस्टिफाई इस तरह किया कि अब स्टेटें अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं, मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपनी ट्रेड बेस अपनी जो है वो लेती हैं। अब वो क्यों ले रही हैं, वो उसका एक अलग कहते हैं ना, तशखीस मिडिल ईस्ट की ये है कि इस वक्त वो पुराना जो अरब डीएनए था वो डीएनए नहीं रहा। इस वक्त जो हमारे बादशाह हैं, हमारे जो किंग्स हैं, वो सारे लंदन एजुकेटेड हैं, उनकी आधों की बीवियां और आधों की माएं जो हैं वो ब्रिटिश और फ्रेंच और दूसरी हैं। वो अक्सर फ्रांस में रहना पसंद करते हैं, लंदन में रहना पसंद करते हैं। तो वो अब वो वेस्टर्न ट्रेड है, और वो ट्रेड चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे महल बने, हम फरारी चलाएं, हम रोलेक्स पहने, और इस तरह की वो उनकी प्रायोरिटी इस्लाम नहीं है। वो कॉन्सेप्ट इस्लामिक उम्मा का वो खत्म हो चुका है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के जो शहजादे हैं, जो शहनशाह है, वो क्या कर रहे हैं। हमारे बिलावल साहब, हमारे मुस्तकबिल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उर्दू भी नहीं जानते, इस्लाम का तो बहुत दूर की बात है। और दूसरे शहजादे जो हैं, जो लंदन वाले हैं, जो जिनकी 300-400 प्रॉपर्टियां हैं, वो लंदन वाले शहजादे वो भी बाहर के पड़े हैं, कोई इस्लाम का नहीं पता, कौमियत पाकिस्तानियत जीरो। एस्टेब्लिशमेंट बाहर आके पिज्जे खा रही है, एस्टेब्लिशमेंट के अपने बच्चे जो हैं, आपके पाकिस्तान में फैशन है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का बच्चा एक आध लाजमी बाहर पढ़ना चाहिए अमेरिका में या लंदन में, ये फैशन है। आपके ज्यादातर इस वक्त सीएसएस ऑफिसर या तो वो फॉर एजुकेटेड है खुद, या फिर आपके एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त जो मुलाजमीन है, आपके हाई रोलर जो है, मैं बात कर रहा हूं 20 ग्रेड से ऊपर वालों की, उनकी बीवियां या ब्रिटिश होती हैं या बीवियां कनेडियन होती हैं। और मैं पाकिस्तान में नैब वालों को या पाकिस्तानी कौम को एक और बात बताना पसंद करूंगा कि खुदारा अगर अपना चेहरा देखना है तो ये देखें कि आपके रिटायर एस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी और जनरल रिटायर होने के बाद कहां जाते हैं, वो कहां किन किन मोहल्लों में और किन किन बाहर के कंट्रीज में जाके जिंदगियां गुजारते हैं। ये एक हमारे खून में पेनिट्रेट कर चुकी है हर चीज, करप्शन हमारे डीएनए में जा चुकी, हमारी कहते हैं ना उसमें बोन मैरो में चली गई। अब मैं दूसरी तरफ कमिटमेंट देता हूं, 2 बिलियन मुसलमान, 1 मिलियन यहूदी, इजराइल $7 बिलियन का
का आर्मामेंट्स बना के पिछले साल उन्होंने इंपोर्ट की, $7 बिलियन। छोटा सा मुल्क है बिल्कुल, आप नक्शे में ढूंढे तो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, देखने की कोशिश करनी पड़ती है। $7 बिलियन का असला बना के बेचा उन्होंने। 83% ड्रोन जो दुनिया में इस वक्त मिलिट्री ड्रोन वो इजराइल के बने। अब मैं दूसरी तरफ कमिटमेंट बताना चाहता हूं क्या है उनकी। जैरेड कुशनर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद था, वो सैबत करता था, कमिटेड यहूदी था। सैटरडे को वो ना एलिवेटर में चढ़ता था, ना किसी मशीनरी को हाथ लगाता था। उसने पूरे अमेरिका का जो रुख था वो सारा इजराइल पे कर दिया था। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए, नहीं तो इजराइल ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल को एक्सेप्ट करना था और पाकिस्तान ने भी तस्लीम करना था। अब दूसरी बात, इस वक्त कैमला हैरिस का हस्बैंड यहूदी है। उसके बाद आप इजराइल यहूदी की बात कर रहे हैं। यहां पे हर कांग्रेसमैन और सेनेटर ने यहूदी लाबियों को यहूदी थिंक टैंक से इजाजत लेके इलेक्शन में आना होता है। एक तो होता है कैंपेन में फंडिंग, एक होता है इजाजत लेना। उन्होंने प्लान देना होता है जाके यहूदी थिंक टैंक्स को और उनकी इंस्टीट्यूशंस को कि इफ आई विन, मैं इजराइल के बारे में क्या ख्यालात रखता हूं। अच्छा, वो रखना भी चाहिए। मैं उसकी बात थोड़ी सी और बताना चाहता हूं, अमेरिका क्या था और क्या है। अमेरिका, इसकी हिस्ट्री पढ़े तो इट वाज अ रॉ मार्केट फॉर द यूरोपियन फैक्ट्रीज। यहां से कॉटन जाती थी तो वूल लंदन में बनती थी, यहां से टबाको जाता था तो सिगरेट लंदन में बनते थे, इंग्लैंड में, और अमेरिका वाज ब्रिटिश कॉलोनी। इसको सुपर पावर बनाया भी यहूदियों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आइंस्टाइन देखें कौन था, यहूदी था। इन्होंने डील बनाई थी जब इन्होंने हिटलर के बाद यहूदी साइंटिस्ट जो जर्मनी से लाए थे, इन्होंने कहा था या तुम आप पे वॉर क्राइम्स कराए जाएंगे या आप अमेरिका के लिए आके काम करो। तो दे केम हियर टू अमेरिका एंड दे टुक अमेरिका टू द मून। अब उसके बाद जरा मैं उनकी कमिटमेंट बताना चाहूंगा आपको। आप जुकरबर्ग से पूछें इजराइल के लिए उसकी क्या फीलिंग्स। आप स्टारबक्स आपका ब्रांड है, यहां पे पूरे सारी दुनिया बड़े शौक से पीती है। पहली ऐसी कंपनी जिन्होंने $1 के कप को $6 का कर दिया, सिर्फ फैशन बना दिया, वो यहूदियों की। अब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के बारे में सोच रहा है। हम क्या है, सोचना ये है हम क्या है। मैं उस 1 मिलियन लोगों ने जिन्होंने 2 बिलियन मुसलमानों को यरगमाल बना रखा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा अपने शहजादे जिनकी 50-50 बच्चे हैं, जिनके महल, जिनके स्टोरियां, जिनके दुबई में बिल्डिंगें अरबों से ऊंची हैं। मैं उनको ब्लेम करूंगा। आप पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं। और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज लें यार, खुदा दा ना लो। तुसी आप सुबह उठते हो, दिहाड़ीवार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ीवार हैं, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। अपना गिरेबान पहले झांको कि खुद क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान किधर जा रहा है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, बर्बीज, खुदा की कसम है, मैं यहां से, बल्कि चीमा साहब मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई फ्रेंच हूं, मैंने भी क्या किया, ना कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ कर सका हूं, ना इस्लाम के लिए कुछ कर सका हूं, लेकिन रोता चीखता जरूर रहा हूं बर्बीज मुसलमानों के लिए। जब उनको किश्तियों में डाल के तो धकेल दिया जाता था, तो वो बेचारे किश्तियां लेके कभी थाईलैंड कभी किन मुल्कों में जाते थे, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। कोई पाकिस्तानी है माई का लाल उठा हो, बलोचिस्तान सारे का सारा खाली पड़ा है, वो कहते हैं यार यहाँ पे कोई मेरा मुझसे 10 एकड़ जमीन ले लो, 20 एकड़, पूरा मुल्क तो बैरिया टाउन बना दिया आपने। उनको ही एक्सेप्ट कर लेते मुसलमान, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वहां से लूटा गया। उनकी बच्चियां जो है वो दुनिया के सब ब्राथल्स में पहुंच गई हैं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम कहां गया, उस वक्त इस्लाम किधर गया। आज सारे एंकर बैठे, मैं आज भी देख रहा था बैठ, आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इजराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या, खुदा दा नाल हो यार, खुदा दा नाल, दुनिया को क्यों मिसलीड कर रहे हो और पाकिस्तानियों को क्यों खराब कर रहे हो। मेरी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी मौलाना फजलुर रहमान से, और खुदा का नाम है, मदरसों को बच्चों को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे तो भाग भाग के आते हो, वो बयान ही दे दो इजराइल के खिलाफ, वो भी जरूरत नहीं है। तो ये इस पे, और आज मैं मजे किया, इसका कंक्लूड भी करूंगा मैं। चीमा साहब मैं आज आपसे वादा करता हूं कुछ भी नहीं होगा फलस्तीन का। इजराइल मार मार के जब थक जाएगा तो वो छोड़ देगा। हम इस वक्त आप सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतजार ही कर सकते हैं, होगा कुछ नहीं, क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी बड़े अरसे से पैदा नहीं हो रहा। उसकी ये एक अलमिया है, 2 बिलियन वर्सेस 1 मिलियन, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप उस 1 मिलियन को ब्लेम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप उन 2 बिलियन को एक्सप्लेन आप करेंगे कि 2 बिलियन आसपास क्या है, उनके कंट्रीज किस तरह चल रहे हैं, उनके हालात क्या है, वो चुप क्यों है।
आपका, मैं कहता हूं यूरोपियन यूनियन ने फिर भी आवाज उठाई है। आप जिस फ्रांस को पत्थर मार रहे हैं, मिक्रा ने फिर भी कॉल की है उसको रोकने के लिए, लेकिन आपकी ओआईसी जो है वो उसको कंक्लूड नहीं कर सकी। वो इकट्ठे नहीं हो सके, अरब इकट्ठे नहीं हो सके, उनकी कोई बयानियां नहीं है, तो आप उनको ब्लेम करेंगे। ये आप, मेरा तो अलमिया कहते हैं नॉलेज इज द बिगेस्ट कर्स। आप जितना इसको पढ़ेंगे देखेंगे आप उतने दुखी होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उतना ही मारेंगे। तो तारड़ साहब ये बताइएगा कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड ओआईसी का इजलास हुआ, जुबानी जमा खर्च हुआ, कोई रेजोल्यूशन, कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, और पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं कि जी टर्की ने कहा कि हम एक जॉइंट मिलिट्री जो है वो डिफेंस देना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने भी वो उसको कहा जी ये ठीक है, और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ओआईसी भी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। जो उन्होंने कहा ना मिलिटरली कर सकते हैं, ना सैंक्शंस लगा सकते हैं, बल्कि जिन ममालिक ने रिसेंटली तारड़ साहब यूएई ने और बहरीन वगैरह ने जो रिकॉग्नाइज किया है इसराइल को वाशिंगटन के अंदर, वो तो मजीद, वो तो खामोश है, उनके मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही। तो ये ओआईसी जो है ये क्यों दुनिया को सही हकीकत नहीं बताती कि हम जब 52 साल पहले आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब भी कुछ नहीं किया, 52 साल गुजर गए आपने कुछ नहीं किया। ये लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? और आप क्या समझते हैं ये सियासतदान इसी तरह पॉलिटिक्स करते रहेंगे? इमरान खान साहब पाकिस्तान में कहते हैं आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आई स्टैंड विद गजा। तो क्या कोई इसके लिए हमारे पास लाया अमल क्यों नहीं रहा आज तक? ना हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की, ना जो इनोवेशन में की इन्वेस्टमेंट की। आपने इसराइली ड्रोन्स का बताया किस तरह वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो ये इसका मतलब यह है कि ओआईसी हो, मुस्लिम वर्ल्ड हो, इमरान खान हो, ये सारे के सारे बगैर सोल्यूशन के दीवार के साथ टक्करे मार रहे हैं। देखें, अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि इजराइल ने बड़ी अपनी कैलकुलेशन कर रखी है, इस्लामिक वर्ल्ड को स्टडी कर रखा है, इसी तरीके से तैयब अर्दगान साहब ने भी कैलकुलेशन कर रखी है कि अगर वो फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी टर्की में बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे खान साहब ने भी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन की है कि ऐसे मुल्क में जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे लोग पॉपुलर हैं, तो उन्होंने भी आके कॉन्सेप्ट रियासत मदीना का दिया पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। ये जो बयान दिए जाते हैं तैयब अर्दगान साहब की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, ये सिर्फ लोगों में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए दिए जाते हैं। इसका पॉलिसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मैं ओआईसी के बारे में बताता हूं। ओआईसी का असली चेहरा देखना तो आपको शायद याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर के बारे में इजलास भी नहीं बुलाया था, उस वक्त थोड़ा सा इमरान खान साहब ने या हमारे इन्होंने नाम लिया था कि हम अपना एक अलग ग्रुप इकट्ठा करते हैं कश्मीर की सपोर्ट के लिए। उन्होंने उसी वक्त पैसे वापस मांग लिए थे। उन्होंने उसी वक्त पाकिस्तान को कॉर्नर में लगा दिया था। पाकिस्तान की चीखें निकलवा दी थी सऊदी अरेबिया ने। ये असली चेहरा है ओआईसी का। उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि ओआईसी एक वही मुस्लिम उम्मा है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी कोई फुटिंग नहीं है। उसकी वजह यह वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। उन्होंने खुद ओपन चैलेंज करके जब मोदी साहब को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया, उन्होंने कहा कि वी विल मेक आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड आवर ओन इंटरेस्ट। उसके बाद ओआईसी भी बिल्कुल वही है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में आप मुझे ये बताएं, वहां पे जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ है, उसके बाद नोएम सिटी के अंदर जिस तरह इजराइल की जो वहां इन्वेस्टमेंट और सारी जो प्लानिंग हो रही है, आप समझते हैं कि वो अपना इस्लामिक उम्मा अगर सोची जाए तो उसको लीडर करने की सलाहियत रखता है सऊदी अरेबिया? नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने अपना एक बेसिक जो जितना बहुत बड़ा एजेंडा फिलॉसफी थी वो उसी को बिट्रे कर चुके हैं। पहले समझा जाता था कि सऊदी अरेबिया इजराइल के लिए सबसे बड़ी थ्रेट होगा या उनके लिए चैलेंज था। तो हमारे नए शहजादे जो अमेरिका से पढ़ के गए हैं, अमेरिकन बीवियां साथ लेकर गए हैं, अमेरिका से ट्रेंड वादे करके गए हैं, उन्होंने नॉर्म सिटी बना दिया है, उन्होंने मूवी थिएटर खोल दिए हैं, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए हैं, दमादम मस्त कलंदर के नारे लगा रहे हैं। वो अब बात नहीं रही। वो चीमा साहब वो दिन गए अब, जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। 2 बिलियन लोगों को अगलों ने 1 मिलियन ने सामने खड़े होकर दिखा दिया जैरेड कुशनर ने। बिल्कुल सही कहा आपने, मुस्लिम उम्मा के लिए और पाकिस्तान के लिए